योगी शाह को जब हमने काले झंडे खिरियाबाग में दिखाए तो आपको जो लगा कि नहीं ये तो हमारे माई बाप को इन्होंने काला झंडा दिखा दिया है, अब इनके ऊपर मुकदमा। मैं साफ कहता हूँ, अगर मुकदमा दर्ज था ये तो पहले बता सकते थे, लेकिन काले झंडे के बाद दिखाया गया कि हमें मुकदमे से डर नहीं है। लेकिन ये आजमगढ़ जिला प्रशासन ने जो मुकदमा किया है बहुत शर्मनाक मुकदमा किया, मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं साफ कह रहा हूँ ये महिला विरोधी और दलित विरोधी ये सरकार है। वो महिलाएं, कारण ये था कि वो महिलाएं दलित उसमें बहुसंख्यक थी जो है, और लोन करा करके ये जो है अपना प्रोजेक्ट और परियोजना लगाएंगे। ये कोई विकास करने नहीं आ रहे हैं, ये लूटने आ रहे हैं। तो ये देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बहुत सारे लोग विकास बता रहे हैं, लेकिन मैं बगल में रहता हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में, ये सबसे बड़ा विनाश का कारण है। सारे कयास आप लोग कैसे लगा लेते हैं? ये प्रमुख सचिव का पत्र है। प्रमुख सचिव कह रहे हैं कि भाई हम जो है लैंड बैंक बनाएंगे, यूपीसीडा बनाएगी, यूपीडा बनाएगी। तो एक बड़ा खतरा हमको ये महसूस हो रहा है कि हमारी ज़मीनें ये छीनेंगे। आज जिन लोगों ने अपने खेत खलिहानों को जो है दिया, सौदा किया, और हम तब भी बात कर रहे थे कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं है, ये जिस तरह से अंग्रेज़ों ने जो है रेल की पटरी बिछाई उसी तरह से ये एक्सप्रेसवे बिछाया गया। ये और ये मुकदमा सबसे शर्मनाक है कि ये महिलाओं को सबक सिखाने के लिए किया गया है। अगर सबक सिखाने के लिए नहीं किया गया होता तो इस बात पे डीएम साहब को, एसपी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। आप बताइए 27 दिसंबर का FIR दर्ज है, 2 फरवरी को एसपी साहब डीएम वार्ता में कहते हैं कि हमने आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो आखिर में एसपी साहब 27 दिसंबर का कहाँ से FIR दर्ज कर दिया था आपने? जिस दिन हम लोगों ने अमित शाह को और योगी को जब आए थे, हमने कहा कि हम किसान मजदूर हैं, हम 5 महीने 6 महीने से बैठे, हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपना दुख दर्द करना चाहते हैं, इन्होंने नहीं जाने दिया, पूरी पुलिस फोर्स लगा दिया। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के पवई ब्लॉक के अंडिका गांव में हूं और यहां पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता हैं। बातचीत करने का जो विषय है, इन दोनों किसान नेताओं को तो आप लोग भली भांति पहचानते होंगे, परिचित होंगे। बातचीत का जो विषय है वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले तकरीबन 6 से 6.5 महीने से मंदुरी में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में आंदोलन चल रहा था। तो इन दोनों नेताओं ने वहाँ पे बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाई और वहाँ पे अभी भी आंदोलन चल रहा है। इसी बीच अंडिका गांव में, पवई ब्लॉक जो वहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ पे भी किसान प्रदर्शन करने लगे हैं और इसमें आप लोग भी सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। तो इनसे जानने समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्यों यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल जो है ज़मीनों की लूट की पूरी योजना बनाई गई। जो 11-12 को इन्वेस्टर सबमिट हुई, उसके बाद इनका एक प्लान बना कि हम औद्योगिक गलियारा बनाएंगे बलिया से लेकर लखनऊ तक, बलिया से लेकर लखनऊ तक औद्योगिक गलियारा बनाएंगे। इस गलियारे के लिए ज़मीन लेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा खेल ये करने जा रहे हैं कि 30,000 एकड़ ज़मीन ये कह रहे हैं कि हम गांव समाज की और उसकी जो है गांव समाज की, खलिहान की, घुरगड्ढा की, ये जो ज़मीनें हैं गांव की ज़मीनें, इनको हम लेकर के जो है लैंड बैंक बनाएंगे, भूमि बैंक बनाएंगे। और ये जो है हमको जो अंदेशा है कि यह भूमि बैंक बनाने की बात नहीं है, यह पूंजीपतियों को अभी करें लैंड बैंक बनाएंगे, रिजर्व रखेंगे, लेकिन ये इस देश के पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। तो जो आपने ज़मीनें बताई लैंड बैंक के लिए, घोर गड्ढा, गढ़ई पोखरा, वो सब तो अलग अलग जगहों पे होते हैं। ये खेल समझिए ना, वो दिखाएं कि हमारे पास 30,000 एकड़ ज़मीन है। जब किसी पूंजीपति के साथ ये डील करेंगे तो उसको लिखा पढ़ी में जब देंगे तो किसी बैंक में जाएगा कि भैया हमारे पास 30,000 एकड़ ज़मीन है, इस ज़मीन पे आप लोन कर दो। तो ये लोन कराएंगे इन गांव समाज की ज़मीनों पे, और लोन करा करके ये जो है अपना प्रोजेक्ट और परियोजना लगाएंगे। ये कोई विकास करने नहीं आ रहे हैं, ये लूटने आ रहे हैं। ये लूट की पूरी परियोजना। सारे कयास आप लोग कैसे लगा लेते हैं? ये प्रमुख सचिव का पत्र है। प्रमुख सचिव कह रहे हैं कि भाई हम जो है लैंड बैंक बनाएंगे, यूपीसीडा बनाएगी, यूपीडा बनाएगी। तो एक बड़ा खतरा हमको ये महसूस हो रहा है कि हमारी ज़मीनें ये छीनेंगे। और ये ज़मीनें जो है सब लोग जानते हैं कि ये बहुफसली खेती का इलाका है। यहाँ गन्ना से लेके धनिया, मिर्चा, लहसुन, कौन सा ऐसी फसल है जो हमारे यहाँ नहीं होता। सारी फसलें, ये बहुफसली इलाका है, होता है, सब्जियाँ होती हैं। तो ये देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बहुत सारे लोग विकास बता रहे हैं, लेकिन मैं बगल में रहता हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में, ये सबसे बड़ा विनाश का कारण है। विकास क्यों नहीं है? कौन सा विकास?
इससे विनाश का कारण ही बताइए। विनाश का कारण ये है कि इससे पर्यावरण मतलब इस पार से उस पार हमारा कनेक्टिविटी खत्म हो गई। उस पर हमारे यहाँ सुबह गन्ना काटना रहता था इस गांव में, तो इस गांव वाले चिल्लाते थे भैया गन्ना कटत हो, तो उस गांव के लोग चले जगह से तो अंडरपास देना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग भी घूमते हुए आए हैं, जगह जगह पास तो अंडरपास तो बना हुआ। एक तो कनेक्टिविटी खत्म हुई, दूसरा हम इस पे चढ़ नहीं सकते हैं। हमारा कोई रोजगार इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हमारे गांव का आदमी इसमें चाय नहीं बेच सकता। सड़क पे बाहर खड़ा होके कहीं कोई ऐसे कहे कुछ नहीं। ये पूरा का पूरा पूंजीपतियों के हवाले है और हम जमीन भी दिए हैं। इस पे अगर चढ़ने जाए मोटरसाइकिल पहले क्यों नहीं समझ में आई? देखिए ये समझ में नहीं आई, उस समझ में ये आ रहा था उस टाइम लोगों के कि ये विकास करने जा रहे हैं। और जैसे और सड़कें बनी हैं, जैसे मिल्कीपुर से शाहगंज की सड़क है, आजमगढ़ से शाहगंज की सड़क है, अगल बगल हमारे घर होंगे, हमारी दुकानें होंगी, ये भ्रम। और कहा गया कि भाई विकास होगा, लेकिन इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने लोगों की आँख खोल दिया। एक बार आपने ज़मीन लिया, लोगों ने बगल में, इसी गांव की गीता है, इस आंदोलन में भी आती हैं, एक बार वो जमीन दी उनकी गई, बगल में हाईवे के बगल में घर बनाई, कब यहाँ जो है बढ़िया से रहेंगे, तब तक फिर नक्शा जारी हो गया, वो भी जा रहा है भाई, घर भी उनका जा रहा है। तो ये जो है जिस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र के खिलाफ जो है हम लोग यहाँ इस लड़ाई को शुरू कर रहे हैं। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर उधर तक आने वाले 10 सालों में किसी को नहीं रहने देंगे। ये हमको यह आभास हो रहा है, जिस तरह की नक्शे बन रहे हैं। यहाँ का नक्शा 5 किलोमीटर। राजू ये बताइए कि आप लोग हर काम में अगर आप लोग टांग अड़ाएंगे, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं होने देंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनने देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लैंड बैंक नहीं बनने देंगे, हो सकता है सरकार यहाँ पे औद्योगिक धंधे लगाए या कल कारखाने खोले, तो फिर क्षेत्र का विकास कैसे होगा? फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना के सरकार को फायदा क्या होगा? देखिए, आपने कहा कि क्षेत्र का विकास, क्षेत्र में नागरिक आता है। अगर नागरिक का विकास नहीं हो सकता है तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता है। तो अभी एक फिल्म आई है भीड़, सागर यादव का एक बहुत उसमें गाना है, जो कोरोना महामारी से जब लोग त्रस्त हो गए हैं, अब गाँव की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें यही गाना है कि चल रे भैया सुगना, जो गौवा में जो मिट्टी है उसमें सोना है जो हेरा गई है, वो चर्चित गाना है। उसी गाने में 2 लाइनें हैं, वो कहते हैं कि जो शहरिया में जो लोग घूम रहे हैं, इनका खेत खलिहान छीना गया है। इस देश में 6.5 करोड़ लोग जो है, इनको जो है पुनर्वास के नाम पर उनको कुछ नहीं दिया गया। और आप चले जाइए, चाहे आप पटना चले जाइए, चाहे दिल्ली चले जाइए, चाहे बम्बई चले जाइए, आज जिन लोगों ने अपने खेत खलिहानों को जो है दिया, सौदा किया, और हम तब भी बात कर रहे थे कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं है। ये जिस तरह से अंग्रेज़ों ने जो है रेल की पटरी बिछाई, उसी तरह से ये एक्सप्रेसवे बिछाया गया। और किसान आंदोलन में इस बात में बड़ी डिबेट आई कि इनकी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो बड़े बड़े गोदाम की बात कर रहे हैं। क्यों गोदाम बनाएंगे? इसलिए कि हमारा जो अनाज है हमारे खेतों में है, इस पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं। आप हमारे बीज पे आपने कंट्रोल कर लिया जो है आप हमारे पानी पे कंट्रोल कर लिए। और आज आप पूरे इस देश में औद्योगिक पार्क के नाम पर, औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर आप बनाने जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि औद्योगिक पार्क, आप ग्राम सभाओं की, यूपी सीडा कहती है कि ग्राम सभाओं की वो ज़मीनें लेगी और 30,000 एकड़ ज़मीनें लेगी। उसमें क्या आएगा? गुरगड्ढा आएगा, खेल का मैदान आएगा, हमारा जो है जो चारागाह आएगा। मतलब हमारे बच्चे का पार्क छीन करके आप औद्योगिक पार्क बनाएंगे और कहेंगे वो विकास है। यही आप जहाँ पर आप खड़े हैं इस समय। और अगर ये किसान ये लड़ाई अगर नहीं जीतेगा तो आप देख लीजिएगा कि जिस तरीके से बड़े बड़े शहरों में बगल में बड़ी सी बिल्डिंगें हैं, बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, बड़ी बड़ी उद्योग धंधे हैं, और बगल में जो है एक झुग्गी झोपड़ी, ये गांव आपको झुग्गी झोपड़ी बन जाएंगे। इन गांवों को हम झुग्गी झोपड़ी नहीं बनने देंगे। ये आज जो लड़ाई पूर्वांचल के में चल रही है, और हम लोगों ने इस बात को तभी ठाना था जब हमारे नसों में मजदूरों का खून बह रहा है। हमारी औकात समझ में आ गई थी कोरोना में जो है, हम दिल्ली से, बम्बई से, लुधियाना से लेकर जगह जगह से हम लतिया करके भगा दिए गए। क्या लगता है आपको? 30 दिन यहाँ भी हो गया, 6 महीने से ज़्यादा मंदुरी में हो गया, खिरियाबाग में, तो लग रहा है कि कहीं से कोई उम्मीद, आस ऐसी दिखाई दे रही कि मुश्किलें आसान होंगी, या जो सरकार कह रही है उसे उस चीज़ को ड्रॉप कर देगी, आप लोगों की बात मान लेगी? देखिए, एक तो साफ तौर पर है कि जो पहले का एक नैरेटिव था, जैसे अभी आप इससे पहले भी बात करते, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब बना उसको उस समय एक बड़ा किसान आंदोलन नहीं था। इस देश में किसानों ने जो आंदोलन 13 महीने का किया, उसने एक नैरेटिव सेट कर दिया।
आज हम जैसे जो युवा जो विश्वविद्यालयों में पढ़े तमाम काम करते थे, आज हमको लग रहा है कि खेती किसानी जवानी बचाने का ये वक्त है। अगर ये बचा नहीं पाए तो ये मुल्क नहीं बचेगा। और आज आजमगढ़ में ही जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे थे, योगी जी मोदी जी ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे थे, आज जनवरी में इन्होंने कह दिया है कि हम स्थगित कर दिए हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप इसको रद्द करिए। और हम साफ कह रहे हैं कि अगर इस देश का कानून, इस देश का संविधान हमें इस देश का अधिकार देता है कि अगर हमें ज़मीन नहीं देना चाहते हैं तो आप ज़मीन नहीं ले सकते हैं। और साफ कहेंगे कि बिरसा मुंडा की जो लड़ाई थी, जो शहादत थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो बात कही जो है ज़मीनों के बारे में जो है, आप बताइए कि हम ही बात करते हैं। आज जिस इलाके में आप खड़े हैं ये दलित हैं, 73% दलित उत्तर प्रदेश में भूमिहीन हैं। जब हम इनको ज़मीन देने की बात कहते हैं तो आप कहते हैं ज़मीन नहीं है, तो कॉरपोरेट के लिए ज़मीन कहाँ से आ जाएगी? आप जो है अभी कह रहे हैं जो दलितों के पास बची खुची ज़मीनें थी मुश्किल से, भारत में मात्र दलितों के पास 11% ज़मीनें हैं। आज योगी जी कह रहे हैं हम आपको सौगात देते हैं कि बिना जिलाधिकारी के परमिशन के आप ज़मीनें दे सकते हैं। हम तो कह रहे हैं योगी जी एक सौगात दे दीजिए ना कि जिसका जितना हक है उसमें उसका ज़मीन पे हकदारी का सवाल कर दीजिए। इस देश में क्या सवाल है? इस देश में आज देखिए कि आज इस देश में जो सबड़ है उसके पास, हिंदू सबड़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास इस देश की 41% से एवं ज़मीनों पर कब्जा है। इस देश का जो बैकवर्ड है उसके पास 30% ज़मीनों पर कब्जा है। इस देश का जो मुसलमान है उसके पास 8% ज़मीनों पर कब्जा है। मतलब तो क्या उसने ऐसे ही कब्जा किया हुआ है या उसकी परचेजिंग की होगी, खरीदारी की होगी, या उसके पास ज़मीनें रही होंगी? कब्जे का क्या अर्थ? सर ज़मीने का कब्जा तो ये है कि इसे मान लीजिए आपने 10 बीघा ज़मीन अपने पैसे से खरीद लिया, ठीक है, कम दामों में खरीद लिया, सरकार ने आपकी मदद की, औने पौने दाम में खरीद लिया, मैं आपका पड़ोसी हूँ और मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो क्या आप ज़मीन दे देंगे? सर एक तो बात है कि जमींदारी उन्मूलन हुआ है, और दूसरा कि स्टेट ऐसी चीज़ है वो अगर चाहता है तो किसी को राजा किसी को रंग बना देता है। इसी देश में मुगलों का शासन था, मुसलमान इस देश में सच्चर कमेटी बताती है कि दलितों से बदतर हालात में पहुंच गया है। इसी देश में शासन किया जो है, मतलब स्टेट का जो करेक्टर होता है वो बताता है। आज अगर स्टेट चाहता तो आज 70-75 साल बाद हम जो आज आरक्षण पे डिबेट कर रहे हैं, ज़मीन पे डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट नहीं होती। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अभी हाल ही में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, आपके साथियों के ऊपर, संदीप पांडे के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, वीरेंद्र यादव के ऊपर मुकदमा, आपके ऊपर, किस्मती देवी के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 144 पूरे प्रदेश में लागू हुई है और आप लोग अभी भी घूम रहे हैं ग्रुप बना के 10-20 की संख्या में। डर नहीं लगता फिर और मुकदमे हो सकते हैं? देखिए तो है कि मुकदमों से तो कोई डर नहीं है। और भगत सिंह, ये तो सीधा सीधा नियमों का उल्लंघन है। अगर सरकार ने पहले से घोषित कर रखा है फिर जुलूस निकालने का क्या मतलब? देखिए स्वराज का अर्थ ये नहीं है सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना। स्वराज का अर्थ होता है अपने हक अधिकार के लिए अगर इस सरकार से भी लड़ना होता है। दूसरा कि हमें मुकदमे से डर नहीं है। लेकिन ये आजमगढ़ जिला प्रशासन ने जो मुकदमा किया है बहुत शर्मनाक मुकदमा किया है। बताइए उस दिन महिलाएं मैं जाना चाहती थी एसपी कार्यालय में, आगंतुक कक्ष में बैठना चाहती थी, तमाम मीडिया हाउस के लोग थे, शायद आप भी वहाँ पर थे। आप बताइए कि वहाँ पर जो मीडिया के लोग देख रहे थे, आप महिलाएं कह रही थी कि हम एसपी कार्यालय में बैठना चाहते हैं। एसपी कार्यालय किसी बाप की बपौती नहीं है, ये हमारा है। अब ये हमारे टैक्स से चलता है। हम महिलाओं को जो है एसपी कार्यालय में नहीं बैठने दिया गया और उल्टा अगर वो चली गई तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं साफ कह रहा हूँ ये महिला विरोधी और दलित विरोधी ये सरकार है। वो महिलाएं, कारण ये था कि वो महिलाएं दलित उसमें बहुसंख्यक थी जो है। यही लोग 12-13 अक्टूबर को जो है जा कर के खिरियाबाग में आज वहाँ पर जबरन सर्वे करने लग रहे थे। और जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर दीजिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एसडीएम हैं, जो दरोगा हैं, तो आपने नहीं किया। लेकिन मेरे ही अपहरण को लेकर, मेरा ही अपहरण किया गया था और मेरे ही अपहरण को लेकर जब महिलाएं गई कि बात करने के लिए कि अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उल्टा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मतलब आप नाइंसाफ़ी का राज कायम करना चाहते हैं ये। और ये मुकदमा सबसे शर्मनाक है कि ये महिलाओं को सबक सिखाने के लिए किया गया है। अगर सबक सिखाने के लिए नहीं किया गया होता तो इस बात पे डीएम साहब को, एसपी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि माताओं बहनों, आपको अगर मेरा कोई प्रशासनिक अधिकारी, मेरा कोई थानेदार आपको घुसने नहीं दिया तो ये गलत किया और मैं आपको जो है सम्मान देता हूँ।
और बाद में वहाँ पर आप मौजूद थे, देखिए बाद में पुलिस ने हमारी बात को माना कि नहीं, हमको आगंतुक कक्ष में बैठाया। जब हमारी बात को मान लिए, हमको सही ठहराया, तो मुकदमा किस बात की दर्ज, मुकदमा इस बात की दर्ज किए कि ठसक दिखा रहे थे। और जिस दिन हम लोगों ने अमित शाह को और योगी को जब आए थे, हमने कहा कि हम किसान मजदूर हैं, हम 5 महीने 6 महीने से बैठे, हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपना दुख दर्द करना चाहते हैं, इन्होंने नहीं जाने दिया, पूरी पुलिस फोर्स लगा दिया। और जब हमने खिरिया बाग में झंडे लहराए, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन आकर के ये FIR दिखा दिए। आप बताइए, 27 दिसंबर का FIR दर्ज है, 2 फरवरी को SP साहब DM वार्ता में कहते हैं कि हमने आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो आखिर में SP साहब 27 दिसंबर का कहाँ से FIR दर्ज कर दिया था आपने तो 24 तारीख को कह रहे थे कि मामला स्थगित कर दिया गया है, हमने आपके साथ बहुत सहानुभूतिपूर्वक काम किया है। नहीं, आप योगी शाह को जब हमने काले झंडे खिरिया बाग में दिखाए, तो आपको जो लगा कि नहीं, ये तो हमारे माई बाप को इन्होंने काला झंडा दिखा दिया जो है, अब इनके ऊपर मुकदमा। मैं साहब कहता हूँ, अगर मुकदमा दर्ज था ये तो पहले बता सकते थे, लेकिन ये काले झंडे के बाद दिखाया गया, मतलब बैकडेट। बहुत कम शब्दों में आपका मैं उस पर प्रतिक्रिया चाहूँगा। चुनाव करीब हैं, 24 की तैयारियाँ सभी पार्टी कर रही हैं, रैली वगैरह उसी परिप्रेक्ष्य में की जा रही हैं। लग रहा है कि ऐसे मौसम में, ऐसे चुनावी मौसम में, चुनाव के ठीक पहले इस तरह से जिले में 2 किसानों के आंदोलन खड़े हो जाना कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल का सबब बनेगा और सरकार प्रेशर में आके आप लोगों की बातों को मान जाएगी। जी एकदम मानेगी सरकार। और अंडिका बाग में जहाँ बैठे खड़े हैं, यहाँ के हमारे माताओं बहनों का जो आंदोलन है, एक बहुत छोटा सा आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे 1 महीने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कहीं पर भी सर्वे बता दीजिए हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक जगह जागरूक हो गया किसान। आज बुंदेलखंड का किसान भी हमको बुला रहा है और ये साफ कह रहे हैं कि ये सरकार, अगर इसको लग रहा है, इस बात को लगता है कि चुनाव में हम जाने से पहले और हम मान जाएंगे बात और किसान मजदूर दे देगा वोट, तो मैं साफ कहूँगा कि जो आप गलती कर रहे हैं, ये गलती का खामियाजा आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। 23 किसान हमारे खिरिया बाग में शहीद हो गए, 750 किसान हमारे जो है दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हो गए। इन शहादतों को हम जाया नहीं जाने देंगे। और हमारा सर्वप्रथम मामला है कि हम किसान हैं, मजदूर हैं, हम अपनी ज़मीन का सौदा किसी कीमत पर नहीं करेंगे और अपने वोट का भी सौदा हम नहीं करेंगे। चलिए, इस मामले में जो भी आगे के अपडेट होंगे, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, उसे हम आप तक बराबर पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू। शुक्रिया।